हेलो, आप सबको मेरा नमस्ते। मैं हूँ निशा रंगेरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। आज हम जो हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं नई वीडियो लेके आई हूँ आपको नदी पर, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है उस पर, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। जो गंगा नदी है ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी है ये भारत की राष्ट्रीय नदी है और हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी है। हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा नदी ही है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी अगर हम कंप्लीट लंबाई की बात करें, जैसे कि भारत और बांग्लादेश तक ये नदी बहती है, तो इसकी पूरी लंबाई की बात करें, भारत से बांग्लादेश तक की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर यानी कि 25-25 किलोमीटर है इसकी पूरी लंबाई। भारत से बांग्लादेश तक इसकी पूरी लंबाई तो है 2525 किलोमीटर। लेकिन अगर हम अपने भारत की बात करें कि भारत में पर्वतों, घाटियों और मैदानों से होकर निकलती है, तो इसके हमारे भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 2510 किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है। अब क्या है कि जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री से होता है। उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री से होता है। इसका पानी बहुत शुद्ध है। इसका पानी बहुत साफ़ है, शुद्ध है और मीठा है। इसमें डॉल्फिन जो मछली है हमारी, जो जलीय जीव है, ये इसमें पाई जाती है। क्योंकि इसका पानी मीठा है इस वजह से ही डॉल्फिन मछली इसमें पाई जाती है, क्योंकि जो डॉल्फिन मछली होती है वो मीठे पानी में ही रहती हैं। तो इसका पानी साफ़ है, लेकिन हम लोगों की वजह से इसका पानी गंदा हो रहा है, क्योंकि हम अपना जो कूड़ा करकट कचरा है वो इसमें डाल देते हैं, जिससे ये नदी बहुत ही गंदी हो चुकी है। इसकी एक दो बार इसकी सफाई भी हो चुकी है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको गंदा ना करें, क्योंकि ये हमारी पवित्र नदी है। कई कई जगह पर इसकी पूजा भी की जाती है। ठीक है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको साफ़ रखें। ठीक है। अब कहता है कि यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के नाम से बर्फ़ के पहाड़ों के बीच जन्म लेती है। वैसे अगर बात करें तो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल नहीं है, ये कई नदियों का एक समूह है। कई नदियां आकर मिलती हैं देवप्रयाग में, जिससे गंगा नदी का, देवप्रयाग से आगे गंगा नदी का नाम पड़ता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो भागीरथी नदी है उसका उद्गम स्थल है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के गोमुख जिले के निकट गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। लेकिन ये आगे देवप्रयाग में आके भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिल जाती हैं, जिससे इसका नाम गंगा पड़ता है। लेकिन कई ग्रंथों में और जैसे हमारे पुराण वगैरह हैं उनमें अगर हम बात करें तो भागीरथी का ही नाम मिलता है। गंगा का नाम बहुत कम मिलता है, भागीरथी नदी का ही नाम मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी नदी है। इसमें आगे चलकर अन्य नदियाँ जुड़ती हैं, जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी, घाघरा आदि नदियाँ जुड़ती हैं। गंगा नदी का बेसिन विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम स्थल है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये विष्णु गंगा है, जो हमारे उत्तराखंड में हिमालय की जो चोटियाँ हैं इनमें से विष्णु गंगा है और एक धौली गंगा है। दो नदियाँ हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा निकलती है बद्रीनाथ। विष्णु गंगा जो नदी है ये निकलती है बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से। विष्णु गंगा जो नदी है ये बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से निकलती है। इधर से धौली गंगा, दो नदियाँ निकलती है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। ये दोनों नदियाँ आकर एक जगह पर मिलती हैं, जिसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। विष्णु प्रयाग का मतलब होता है मिलन। तो यहाँ पर मिलती हैं ये दोनों नदियाँ, तो इनको विष्णु प्रयाग कहा गया है। विष्णु प्रयाग इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे ये दो नदियाँ निकल रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो दोनों नदियाँ निकल रही हैं, तो इनमें जिनकी गहराई सबसे ज़्यादा होती है वो ही नदी आगे चलती है, उसी का ही नाम आगे चलता है। बाकी जो जिसकी गहराई कम होती है वो वहीं लुप्त हो जाती है, उसी नदी में मिल जाती है। तो जो विष्णु गंगा है, धौली गंगा है, ये दोनों आके यहाँ पर मिली और यहाँ पर इनका जो मिलन हुआ उसको देते हैं नाम विष्णु प्रयाग। क्योंकि जो विष्णु गंगा है इसकी गहराई ज़्यादा है, धौली गंगा है इसकी गहराई इससे थोड़ी कम है, इसलिए इसको विष्णु प्रयाग नाम दे दिया गया। आगे जब ये नदी चलती है यहाँ से यहाँ तक, तो ये अलकनंदा नदी है। इसमें और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनका वो आकर मिलती तो हैं, लेकिन इसका यहाँ से देवप्रयाग तक इसका अलकनंदा ही नाम है। तो हम आगे देखेंगे। आगे यहाँ से चली अलकनंदा नदी, फिर यहाँ से इधर से ये मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी नदी है। यहाँ से ये नंदाकिनी नदी आकर इसमें किसमें, अलकनंदा में मिल जाती है। तो अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिल जाती है। इस पर इसका जो ये मिलन स्थल है यहाँ पर इसका नाम पड़ता है नंद प्रयाग।
इसका मिलन स्थल है ये, ना कि नदी। नदी तो अलकनंदा ही चल रही है, लेकिन इसका ये मिलन स्थल है जहाँ पर नदी, दो नदी आकर मिली है नंदप्रयाग। कौन सी? एक अलकनंदा और एक इधर से नंदाकिनी, तो ये नंदप्रयाग। फिर आगे चलते हैं, अलकनंदा ही नदी आगे चल रही है, फिर इधर से ये इसकी एक सहायक नदी आती है पिंडार। अलकनंदा में ही यहाँ से एक सहायक नदी आती है पिंडार। ये पिंडार नदी जहाँ अलकनंदा में मिलती है, वहाँ पर इसका जो मिलन स्थल होता है वो कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर इधर से फिर ये आगे अलकनंदा नदी आगे चल रही है। फिर इधर से केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। ये तो थी नंदाकिनी, और ये इधर से निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी और इधर ये जो अलकनंदा नदी आ रही है, इसमें ये मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है। यहाँ जो मिल जाती है इसको नाम देते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ इसको नाम देते हैं रुद्रप्रयाग। नदी तो अलकनंदा ही है, इसमें मंदाकिनी नदी आकर मिली है। जहाँ ये दोनों नदियाँ मिली हैं उसको नाम दिया गया है रुद्रप्रयाग। अब आगे अलकनंदा फिर आगे चल रही है। फिर इधर से एक नदी निकलती है, यहाँ से ये जो नदी दिख रही है हमें उत्तरकाशी से, ये एक नदी निकलती है उत्तरकाशी से गंगोत्री गोमुख, उत्तरकाशी के गंगोत्री गोमुख से, उत्तरकाशी के गंगोत्री गोमुख से एक नदी निकलती है। कौन सी? भागीरथी, भागीरथी नदी निकलती है। ये नदी निकलती है, ये नदी ये आ रही है ऐसे, तो इसमें एक छोटी सी नदी है, यहाँ से ये नदी मिल जाती है। एक छोटी सी नदी है भिलांगना, भिलांगना नदी भागीरथी नदी में मिल जाती है। इस नदी पर इस जो ये भागीरथी नदी है, जो ये भागीरथी नदी है, इसमें भिलांगना नदी मिल जाती है। तो यहाँ जहाँ भागीरथी और भिलांगना नदी का जो संगम स्थल है, जहाँ पर इनका मिलन होता है, संगम स्थल है, वहाँ पर एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। टिहरी बांध जिसकी ऊंचाई है 260 मीटर। ये एक अलग से क्वेश्चन आ गया इसमें, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। टिहरी बांध है, 260 मीटर इसकी ऊंचाई है। जो यहाँ पे एक भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी और जो ये इधर भिलांगना नदी आकर मिली है, यहाँ पर एक बांध बनाया गया है टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊँचा बांध है। तो इस जो टिहरी बांध है, इसके स्पोर्ट के लिए एक बांध और बनाया गया है। इसके जो स्पोर्ट के लिए एक बांध और बनाया गया है, जिसका नाम है कोटेश्वर, जिसका नाम है कोटेश्वर, कोटेश्वर बांध है। इसके स्पोर्ट के लिए बनाया गया है ये बांध। ठीक है, तो जो टिहरी बांध है, इसके स्पोर्ट के लिए एक बांध और बनाया गया है कोटेश्वर बांध, और जो टिहरी बांध है वो भागीरथी और भिलांगना नदी जहाँ पर आकर मिलती है वहाँ पर बनाया गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर ऊंचाई इसकी ऊंचाई है। तो आगे जब ये यहाँ से भागीरथी नदी है इधर से, और इधर से जो ये अलकनंदा नदी चलकर आ रही थी, जिसमें कई नदियाँ आकर मिली, इधर नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, ये नदियाँ आकर मिली। तो यहाँ से जो ये नदी चली आ रही थी ये अलकनंदा थी, इधर से जो नदी चली आ रही है ये भागीरथी है। दोनों जहाँ पर मिलती हैं, दोनों नदी जहाँ पर मिलती हैं, उनका जो संगम स्थल है वो देवप्रयाग, वो क्या कहलाता है? देवप्रयाग, देवप्रयाग कहलाता है। तो जो देवप्रयाग है ये इलाहाबाद, देवप्रयाग जो है ये इलाहाबाद में इसका मिलन स्थल होता है, जिसको नाम दिया गया है देवप्रयाग। ठीक है, इधर से तो भागीरथी नदी आकर मिलती है, इधर से अलकनंदा नदी आकर मिलती है। दोनों नदियां जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर देवप्रयाग नाम दिया गया है। अब बोल देते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी का उद्गम स्थल नहीं है। गंगा नदी तो आगे जहाँ से भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ आकर मिलती है देवप्रयाग में, वहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है। जो उत्तरकाशी है, यहाँ से जो नदी निकलती है वो तो भागीरथी नदी है, लेकिन अलकनंदा और भागीरथी नदी आकर मिली तो इसका नाम गंगा पड़ा। आगे ये हरिद्वार और फिर ये आगे मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। यहाँ तक तो ये पहाड़ी घाटियों में से होकर गुजर रही थी, अब ये आगे मैदानी क्षेत्र, ये पहाड़ी तंत्र था इसका, जहाँ से इसका उद्गम स्थल है वो बताया गया है। अब आगे है कि भाई हम इनको याद कैसे करें, जो 5 इसके प्रयाग हैं, जो 5 इसके संगम स्थल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इनको याद कैसे करें, तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है, उसके द्वारा हम इनको याद कर सकते हैं। तो ये एक सीरीज वाइज है ये ट्रिक। जैसे ये है, विष्णु भगवान नंदलाल का अवतार लिया। विष्णु भगवान ने किसका अवतार लिया? नंदलाल का। जब श्री कृष्ण भगवान का जो बचपन का नाम है वो नंदलाल जैसे उनको बोलते हैं, तो विष्णु भगवान ने नंदलाल का अवतार लिया। अवतार लेके उन्होंने जैसे जो कृष्ण भगवान है वो अपने कान में बाली पहनते हैं, जिनको कर्ण बोलते हैं, कानों में जो बाली पहनते हैं उनको कर्ण बोलते हैं, बालियों को। तो जो विष्णु भगवान है उन्होंने नंदलाल का अवतार लिया, ये कान में बाली पहनते थे, जिससे कर्णप्रयाग, याद करने की ट्रिक है ये, जिससे कर्णप्रयाग। और गले में रुद्रों की माला पहनते थे तो रुद्रप्रयाग। ये सब पहनकर इन्होंने देव का रूप लिया तो देवप्रयाग। ठीक है, विष्णु भगवान नंदलाल का अवतार लिया और ये कान में बाली पहनते थे, कर्णप्रयाग, गले में रुद्रों की माला पहनते थे, रुद्रप्रयाग, ये सब पहनकर देव का रूप लिया तो देवप्रयाग। ठीक है, अब ये इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है विष्णु गंगा, धौली गंगा, दो नदियाँ आकर मिली तो विष्णु भगवान ने
किसका अवतार लिया? नंदलाल का। ये विष्णुप्रयाग हो गया, यहाँ पे विष्णुप्रयाग, इन्होंने नंदलाल का अवतार लिया नंदप्रयाग। फिर इन्होंने कान में बाली पहनते थे कर्णप्रयाग, गले में रुद्रों की माला पहनते रुद्रप्रयाग, और ये सब पहनकर इन्होंने देव का रूप लिया देवप्रयाग। ठीक है, ये 5 संगम स्थल हैं जिनको याद करने में हमें स्टिक से आसानी होगी। तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं। फिर आगे है जो गंगा नदी है, जो प्रयाग जो स्थल हैं, इनको कौन कौन सी नदियाँ इनमें आकर मिल रही हैं। जैसे यहाँ पर ये गंगा नहीं है, विष्णु गंगा नहीं है, ये विष्णु प्रयाग है। यहाँ पर जो विष्णु प्रयाग है इसमें 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, एक तो धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। जैसे यहाँ पे जो विष्णु प्रयाग जो ये स्थल है विष्णु प्रयाग, यहाँ पर दो नदियाँ आकर मिली, धौली गंगा और विष्णु गंगा। फिर आगे इनका नाम अलकनंदा पड़ा। फिर अलकनंदा में नंदाकिनी नदी आकर मिली तो नंद प्रयाग हुआ। फिर आगे अलकनंदा चली, फिर यहाँ से पिंडारा नदी आकर मिली, जहाँ पर इस स्थल का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। फिर ये अलकनंदा आगे चली, फिर इसमें एक नदी और आके मिल गई इधर से, ये दोनों नदियाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आकर मिली, इसको रुद्रप्रयाग। फिर ये आगे अलकनंदा फिर आगे चली, फिर यहाँ से भागीरथी नदी आकर अलकनंदा नदी में आकर आगे मिलती है, जिसको देवप्रयाग। फिर आगे ये गंगा नदी ये देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ा। आगे ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए मैदानी क्षेत्रों में निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। अब जो आता है आगे कि भारत के कितने राज्यों से होकर जो हमारी गंगा नदी है ये निकलती है, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है। कौन कौन से हैं? ये हैं, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड से ये नदी निकलती है, गंगा नदी। ठीक है, फिर ये आती है उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा लंबाई, सर्वाधिक इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में तय करती है। जो इसकी लंबाई है वो है 1440 किलोमीटर। 1440 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक, अगर भारत के राज्यों की बात करें कि भारत के राज्यों में सर्वाधिक लंबाई कहाँ तय करती है, तो उत्तर प्रदेश में 1440 इसकी लंबाई है। फिर ये आती है बिहार में। आगे बिहार में से जाके थोड़ा सा झारखंड में निकलती है। झारखंड का एक जिले में से निकलती है गंगा नदी। झारखंड के एक जिले में से निकलती है, जो सबसे कम लंबाई तय करती है झारखंड में। फिर ये पश्चिम बंगाल में निकल जाती है, इधर ये बांग्लादेश में निकल जाती है। बांग्लादेश में इस गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। और जो ये उत्तराखंड है, इसमें गंगा नदी को, यहाँ पर गंगा नदी को भगरवा ऋषि थे, उनके नाम पर जाना जाता है, भगरवा के नाम पर जाना जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, और जो ये भागीरथी नदी है, भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों का जो मिलन स्थल होता है, वहाँ से इसका नाम गंगा नाम पड़ता है, अर्थात देवप्रयाग से आगे इसका नाम गंगा पड़ता है। बाकी ये कई नदियों का एक समूह है, अलकनंदा भागीरथी। अलकनंदा की कई सहायक नदियाँ हैं, भागीरथी की सहायक नदी है भिलांगना। उन सब नदियों का एक संगम स्थल होता है देवप्रयाग में आकर इसका नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो, और एक बात और, भारत का जो गंगा नदी है, हमारे भारत की जो सबसे लंबी नदी है, इसमें एक विषाणु, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से जो इसका जल है, इसका पानी है, उसमें कीड़े नहीं लगते। जैसे हम अगर वहाँ से गंगा नदी से बोतल भर के लेके आते हैं, तो उसमें चाहे वो कितने टाइम तक रखी रहे लेकिन उसमें कीड़े नहीं लगते। अगर हमारा नॉर्मल पानी होता है, उसमें 4-5 दिन में, 10 दिन में कीड़े लग जाते हैं, लेकिन गंगा नदी का जो पानी है उसमें कीड़े नहीं लगते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गंगा नदी है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया फेज, जिसका नाम है बैक्टीरिया फेज के नाम से एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हानिकारक विषाणु होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं, उनको ये खा जाता है, नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से इसका पानी गंदा नहीं होता। बैक्टीरिया फेज विषाणु के वजह से इसका पानी गंदा नहीं होता, क्योंकि ये हानिकारक जो विषाणु होते हैं उनको खा जाता है, नष्ट कर देता है। और इसका पानी शुद्ध है, साफ़ है और मीठा है, जिस वजह से यहाँ पर जो हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, वो भी इसी नदी में पाई जाती है। क्योंकि जो डॉल्फिन जो मछली होती है, जलीय जीव है, ये इसमें क्या बोलते हैं, साफ़ और मीठे पानी में ही मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा ये गंगा नदी का जो उद्गम स्थल था, ये सिर्फ इसका उद्गम स्थल है, जो इसके पहाड़ों से, पठारों से, घाटियों से होकर जो ये नदी बहती है, वहाँ तक का इसका उद्गम स्थल है। बाकी जो इसका मैदानी क्षेत्र में जो ये सफ़र तय करती है, वो और कौन कौन सी में नदियाँ आकर मिलती हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ इसका उद्गम स्थल था, कितने ये राज्यों से होकर गुजरती है, ये बताया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं लिया है, बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और
जो आगे का जो इसका टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स, बाय बाय।